नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए आज और कल बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश में पहुंच रहे हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को नई गति देने वाले माने जा रहे हैं। 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री वाराणसी में आयोजित महिला सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में वो करीब 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वो जनसभा को संबोधित कर महिला सशक्तिकरण और विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे रेलवे नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री सुबह वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो हरदोई के लिए रवाना होंगे, जहां करीब 11:30 बजे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है, जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हुए आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा। तो हरदोई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का यह दौरा विकास, कनेक्टिविटी और जनसंपर्क के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी जनसभा को संबोधित वो करेंगे और अपनी बात रखते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वाराणसी में खास जनसभा को संबोधित वो करने वाले हैं। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास वो करेंगे। अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। और काशी में एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। तो तमाम तैयारियां प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरी कर ली गई हैं। वाराणसी में महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। यानी प्रदेश को कई बड़ी सौगातें देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। महिला सम्मेलन में वाराणसी में वो शिरकत करेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। खास इंतजामात किए गए हैं। वहीं गुजरात में आज निकाय चुनाव के नतीजों का बड़ा दिन है, जहां सुबह 9 बजे से मतगणना लगातार जारी है और शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं। राज्य के 15 नगर निगम, 84 नगर पालिका, 34 जिला पंचायत और 260 तालुका पंचायतों के लिए हुए इन चुनाव में 4 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इन चुनावों को आगामी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, इसलिए राजनीतिक दलों के लिए ये नतीजे बेहद अहम हैं। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी कई क्षेत्रों में बढ़त बनाती नजर आ रही है। अहमदाबाद नगर निगम की 192 सीटों में से 54 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ सीटों पर मुकाबले में बनी हुई है। महसाणा नगर निगम में भी बीजेपी का प्रदर्शन मजबूत रहा है, जहां 52 में से 20 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं भुज नगर पालिका में AIMIM ने 3 सीटों पर जीत हासिल कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, जो स्थानीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि पूर्व विधायक भूपत भयाणी को जिला पंचायत चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, जो राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। इन चुनाव में कुल 25,537 उम्मीदवार मैदान में हैं और 9,000 से अधिक सीटों पर नतीजे घोषित होने हैं। तो मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पूरे राज्य में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कुल मिलाकर गुजरात निकाय चुनाव के ये नतीजे राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वहीं ड्रग्स की दुनिया से जुड़ी एक बेहद बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी हाई अलर्ट पर ला दिया है। कुख्यात ड्रग माफिया सलीम डोला को भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। सलीम डोला को तुर्की के इस्तांबुल से एक विशेष ऑपरेशन के तहत भारत लाया गया। दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरते ही
उसे खुफिया एजेंसियों ने अपनी हिरासत में ले लिया, जहां उससे लगातार गहन पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन में इंटरनेशनल एजेंसियों का भी सहयोग लिया गया, जिससे यह डिपोर्टेशन संभव हो सका। पूछताछ के बाद सलीम डोला को मुंबई पुलिस के हवाले किया जाएगा, जहां उसके खिलाफ दर्ज पुराने मामलों में आगे की कार्रवाई की जाएगी। सलीम डोला का नाम लंबे समय से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके नेटवर्क से जुड़ा रहा है। माना जाता है कि वो डी कंपनी के ड्रग सिंडिकेट का अहम खिलाड़ी था और भारत सहित कई देशों में फैले नेटवर्क को संचालित करता था। अब इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी सक्रिय हो गई है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है, जबकि एनसीबी ड्रग तस्करी के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सलीम डोला ने अपने अपराध की शुरुआत छोटे स्तर पर गुटखा तस्करी से की थी, लेकिन धीरे धीरे वो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कारोबार में बड़ा नाम बन गया। उसने खास तौर पर एमडी यानी मेफेड्रोन ड्रग्स के नेटवर्क को फैलाया, जिसकी सप्लाई मुंबई, सूरत और देश के कई बड़े शहरों तक थी। एजेंसियां अब उसके विदेशी कनेक्शन, हवाला नेटवर्क, फंडिंग चैनल और सहयोगियों की पहचान करने में जुटी है। कुल मिलाकर सलीम डोला की गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन को भारत के खिलाफ चल रहे ड्रग्स नेटवर्क पर एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं मुंबई के मीरा रोड इलाके में सुरक्षा कर्मियों पर हुए चाकू हमले की जांच अब महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड को सौंप दी गई है। नया नगर इलाके में हुई इस वारदात को लेकर जांच एजेंसियां ऐसे संभावित लोन वुल्फ एंगल से भी देख रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान जुबैर अंसारी के रूप में हुई है, जिसे घटना के कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से मिले नोट में ISIS, लोन वुल्फ, जिहाद और गाजा जैसे शब्द लिखे हुए मिले हैं। इसके बाद जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। घटना रविवार सुबह करीब 4 बजे की है, जब आरोपी ने निर्माणाधीन बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहे 2 सुरक्षा कर्मियों से नाम और धर्म पूछकर उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों गार्ड घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही थी। हालांकि अब स्थिति स्थिर है। एजेंसियां आरोपी के डिजिटल फुटप्रिंट, मोबाइल डेटा और संपर्कों की जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो किसी नेटवर्क से जुड़ा था या अकेले ही वारदात को अंजाम दिया। वहीं राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्तों को लेकर सियासी बयानबाजी फिर चर्चाओं में है। दरअसल बीजेपी के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनकी दोनों टांगें कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगी। गहलोत ने यह भी कहा कि पहले जो लोग गुमराह होकर गए थे, अब वो वापस लौटेंगे। उन्होंने मानेसर प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर से सभी को सीख मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सचिन पायलट अब अनुभव हासिल कर चुके हैं और उन्हें समझ आ गया है कि ऐसी गलतियों के क्या परिणाम होते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब पायलट पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर गहलोत पायलट समीकरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर हमारे लोगों को। वो सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने का क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ गए हैं, संभल गए हैं, समझ भी गए, संभल भी गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और कुछ कहना मुझे और हमारी सबकी पूरी पार्टी एकजुट है उनके साथ में। वहीं राजस्थान के धरियावद में कृषि आदान व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई है। तहसील कृषि व्यापार संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसे जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा गया है। संघ के जिलाध्यक्ष अमृतलाल बंडी ने बताया कि खाद, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं की कई समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन अब तक उनका समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि देश भर के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन एडा के माध्यम से भी लगातार मांगे उठाई जाती रही हैं। ज्ञापन में विक्रेताओं को साथी का दर्जा देने, दोषपूर्ण उत्पादों के मामलों में उन्हें जिम्मेदार न ठहराने और लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग प्रमुख रूप से रखी गई है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो देश भर के आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। व्यापारी मिलके हम एसडीओ साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें यही है
कि हम व्यापारियों को जितनी सुविधा गवर्नमेंट देगी उतना काश्तकारों को सुविधा मिलेगी। काश्तकार बहुत परेशान हो रहा है, अनपढ़ है, समझता नहीं है और वो व्यापारियों को छोड़ के था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कंपनी द्वारा बिना मतलब खाद के साथ कोई टेकिंग की जा रही, बीज अलग अलग उल्टे सीधे दिए जा रहे हैं। उसके लिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार ऐसा नियम बनाए कि खाद के साथ टेकिंग नहीं हो, बीज के साथ कोई ऐसी टेकिंग नहीं हो और गलत बीज कंपनी नहीं दे। इसलिए काश्तकारों को सही माल देने के लिए हम सब व्यापारी आज सांकेतिक हड़ताल भी व्यापारी मिलके हम एसडीओ साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें यही है कि हम व्यापारियों को जितनी सुविधा। वहीं राजस्थान के रावत भाटा अस्पताल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। वीडियो में 14 वर्षीय एक लड़की इलाज के लिए वार्ड में अजीब हरकतें करती नजर आ रही है। वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है और अलग तरह की आवाज़ें निकाल रही है। इस दृश्य को देखकर वार्ड में मौजूद लोग डर गए और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। हालांकि कुछ लोग इसे प्रेत आत्मा से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये किसी मानसिक या न्यूरोलॉजिकल समस्या का मामला हो सकता है। डॉक्टर के अनुसार इस तरह के व्यवहार के पीछे एंग्जाइटी, ट्रॉमा, हिस्टीरिया या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कारण हो सकते हैं। ऐसे मामलों में अफवाहों से बचते हुए मरीज को उचित मेडिकल सहायता देना बेहद ज़रूरी होता है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है और डॉक्टर लड़की की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं राजस्थान भाजपा संगठन को मजबूत करने की दिशा में आज बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने टोंक से डूंगरपुर सहित 6 जिलों के नवनिर्मित कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। टोंक में जिला कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही डूंगरपुर, बूंदी, प्रतापगढ़, बाड़मेर, चुरू और पाली के कार्यालयों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया, जबकि जालौर में नए कार्यालय का शिलान्यास भी हुआ। डूंगरपुर में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी मुख्य अतिथि रहे, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उद्घाटन से पहले नवचंडी, हवन और गृह प्रवेश जैसे धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न हुए। अपने संबोधन में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना ही लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में पहली बार राजस्थान आए, पहली बार हमको प्रवास मिला और इसी निमित्त हमारे प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनकर के तैयार थे उनका आज लोकार्पण किया है। एक कार्यालय का भूमि पूजन भी हुआ है और इन्हीं कार्यालयों से हमारे पार्टी की गतिविधियां, हमारे विचार और हमारे कार्यकर्ता निर्माण का काम इसी कार्यालय से होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं नागौर जिले के मेड़ता सिटी में पुलिस और डीएसटी टीम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद की है। यह कार्रवाई रोशन मीना एसपी नागौर के निर्देश पर ऑपरेशन संकल्प के तहत की गई। पुलिस ने अटरू बारा निवासी आरोपी राजेश मीणा को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 512 ग्राम स्मैक यानी हेरोइन बरामद हुई है। मेड़ता डीएसपी रामकरण सिंह मलिंडा ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस मामले की जांच मेड़ता रोड थानाधिकारी दयानंद शर्मा की तरफ से की जाएगी। इस कार्रवाई में डीएसटी प्रभारी विजय सिंह, थानाधिकारी रघुराज सिंह सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर तस्करी के नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। संकल्प नशा मुक्त नागौर अभियान के तहत श्रीमान एसपी साहब नागौर और एडी साहब हेडक्वार्टर के निर्देशन में मेड़ता सिटी थाने द्वारा कल एनडीपीएस में बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत डीएसटी टीम विजय सिंह उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही और हमारे थाने के इंचार्ज रघुराज सिंह जी द्वारा 512 ग्राम स्मैक हेरोइन को बरामद किया गया, जिसकी कीमत जो बाज़ार में है लगभग 1 करोड़ है। तो ये बड़ी कार्रवाई है। इसमें एक मुलजिम राजेश मीणा जो अटरू बारा का रहने वाला है उसको अरेस्ट किया गया है और अनुसंधान इसमें मेड़ता रोड एसएचओ दयानंद जी शर्मा द्वारा किया जा रहा है। चूँकि बड़ी मात्रा है, इसमें अनुसंधान में बड़ी ही तकनीकी अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण करके और बड़ी गंभीर
अनुसंधान किया जाएगा ताकि इस जो समेत में जो सप्लायर है, जहाँ से लेके आया है, जहाँ वितरण करने वाला था, उन सब के बारे में गहन अनुसंधान किया जाएगा। जो राजेश मीणा जो अभियुक्त हैं, अनुसंधान और अभी जानकारी जो प्रारंभिक चल रही है उसमें सामने आया कि कई बार ये आ चुका है, लेकिन पहली बार ये यहाँ पकड़ा गया। मेड़ता सिटी थाने प्रकरण दर्ज हुआ और जब इससे पूछा गया तो ये राधेश्याम तंवर जो अकलेरा झालावाड़ का है, वहाँ से इस मेक लेके आए और रेंड के पास जो डाणियाँ हैं उनमें संपत विष्णु को ये देने जा रहा था, क्योंकि बड़ी मात्रा है। अकलेरा झालावाड़। वहीं जालौर के भीनमाल शहर में बिजली समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा सामने आया है। वार्ड नंबर 4 स्थित रामदेव चौक बंजारा बस्ती के निवासियों ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या रखी। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 1 साल पहले नया ट्रांसफार्मर लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद बिजली की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। फिलहाल क्षेत्र में केवल एक फेज चल रहा है, जिससे वो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है और घरेलू उपकरण ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा हर रात करीब 10 बजे बिजली कट जाती है, जो 4 से 5 घंटे तक बाधित रहती है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों ने मांग की है कि तीनों फेज की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और बार बार कटौती की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। हमारे लाइट की समस्या है और हम रात आज लगभग 5-6 महीने से ये समस्या से जूझ रहे हैं, परंतु इलेक्ट्रिक बोर्ड इस पर ध्यान कम दे रहा है। और आज गत रात्रि को हमारे को लगभग 10-11 बजे लाइट गई थी और हमने कुछ कर्मचारियों को मिला के 3 बजे लाइट चालू कराई और आज सुबह 10 बजे लाइट गई हुई है, अभी तक चालू नहीं हुई। हम ईएन ऑफिस आए हैं, ईएन साहब ने बोला है कि कुछ कर्मचारी को भेज के समस्या हल करा दे, परंतु नया ट्रांसफार्मर लगाया है, फिलहाल उसकी समस्या बहुत बड़ी है, जो उसमें वोल्टेज कम है, उसको वोल्टेज ज़्यादा किया जाए तो हमारे बोले की समस्या दूर हो सकेगी। वहीं भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बारात के दौरान मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सदर थाना क्षेत्र के नगला खेरिया गांव में अश्लील हरकत और लड़कियों के फोटो खींचने को लेकर 2 पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले, साथ ही पथराव भी हुआ। इस घटना में महिला उगंती जाटव समेत दीपक और रोहित घायल हो गए, जिन्हें तुरंत बयाना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि विवाद गांव के राजेश जाटव और अतर सिंह जाटव के बीच शुरू हुआ था, जो बाद में बढ़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को नियंत्रण में लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और संबंधित लोगों से पूछताछ भी जारी है। वहीं राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आज आस्था और सामाजिक एकता का अनूठा दृश्य देखने को मिला। महिपाल खेल मैदान में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर विशाल धर्म सभा और रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात रही हिंदू मुस्लिम एकता, जहां मुस्लिम और बोहरा समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और गौ रक्षा के समर्थन में एकजुट नजर आए। सभा के बाद निकली रैली में हजारों लोग शामिल हुए, जिनके हाथों में गौ हत्या बंद करो और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दो जैसे संदेश लिखी तख्तियां थीं। रैली के समापन पर उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चरण को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने, देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौवंश संरक्षण के लिए कड़े कानून बनाने की मांग रखी गई। आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, जो क्षेत्र और सामाजिक एकता और अनुशासनता का प्रतीक बना। तो राजस्थान के बारावरदा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नेशनल हाईवे 56 पर स्थित भूतिया घाटा एक बार फिर हादसों का केंद्र बन गया है। मंगलवार को एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये इलाका पहले से ही खतरनाक माना जाता है और यहाँ अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक ने अचानक संतुलन खो दिया और सीधे खाई में जा गिरा। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफ़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि भूतिया घाटा पर सुरक्षा इंतजामों की भारी कमी है। लोगों ने मांग की है कि यहां चेतावनी संकेत, बैरिगेटिंग और अन्य सुरक्षा उपाय जल्द लागू किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।